गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आपका 1881 की लास्ट क्लास है बेटा, फिनिश हो जाएगा आज आपका। क्या क्या है जरा बेटा देखते हैं। सेक्शन 92 बेटा कहता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, चलो प्रॉमिसरी नोट की अगर बात करें बेटा, मुझे बताओ बेटा, प्रॉमिसरी नोट में पैसा देने का वादा बेटा कौन करता है? मेकर। तो बेटा डिसऑनर कौन करेगा? मेकर ही करेगा। अच्छा, बिल के केस में बेटा, बिल के केस में पैसा देने का वादा कौन करता है? एक्सेप्टर यानी ड्रॉई। तो बेटा डिसऑनर उसी की तरफ से होगा। और सेम इज द केस विद चेक। चेक के केस में पैसा देने का वादा ड्रॉई करता है यानी बैंक। तो डिसऑनर बैंक की तरफ से ही होगा, मतलब ड्रॉई की तरफ से। अच्छा, अब अगर बात करें नोटिस ऑफ डिसऑनर की, तो बेटा इसके लिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, नोटिस ऑफ डिसऑनर ध्यान से देखना है बेटा। नोटिस बाय हुम एंड नोटिस टू हुम। मैं बेटा एक बात आपको बताऊं, नोटिस कौन देगा और किसको देगा, एक बात तो बेटा क्लियर है। नोटिस पता है कौन देगा? नोटिस देगा बेटा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, क्योंकि डिसऑनर तो उसका इंस्ट्रूमेंट हुआ है ना। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देगा बेटा? होल्डर देगा। और किसको देगा नोटिस? जो पैसा देने के लिए लायबल था। ठीक है, तो याद रखना, नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देगा? होल्डर। किसको देगा? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पैसा देने के लिए लायबल है। तो सुनो, व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, द होल्डर thereof or some party who remains liable thereon must give notice that instrument has been so dishonored to all other parties to whom the holder seeks to make severally liable thereon। तो बेटा एक बात सुनो, नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देगा पहले ये बताओ? होल्डर। किसको देगा? हर उस पार्टी को देगा जिसको वो लायबल बनाना चाहता है। ठीक है, तो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करा और ए को वापस लौटाया, ए ने आगे एंडोर्स करा सी को, सी ने डी को, डी ने ई को। अब बताओ होल्डर कौन है? ई। ई ड्यू डेट वाले दिन पैसा मांगने जाएगा ड्रॉई के पास यानी बी के पास। अगर बी पैसा दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता तो ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। मैंने कहा था प्रूफ चाहिए बेटा डिसऑनर हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको नोटरी पब्लिक से नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अब नोटिस ऑफ डिसऑनर कौन देगा? ई देगा, होल्डर। किसको बेटा? हर उस पार्टी को जिसको वो लायबल बनाना चाहता है, मतलब ए, सी और डी, जितनी भी प्रायर पार्टीज है सबको वो डिसऑनर का क्या देगा बेटा? नोटिस देगा। ठीक है, फिर उसने कहा है इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव नोटिस टू द मेकर ऑफ अ डिसऑनर्ड प्रॉमिसरी नोट और ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। बेटा अपना एक छोटी सी बात है जो आप थोड़ा सा समझ के देखना बेटा। हम बात कर रहे हैं बेटा नोटिस ऑफ डिसऑनर की। नोटिस ऑफ डिसऑनर बेटा, थोड़ा सा केस ना एक बार जरा प्रॉमिसरी नोट का एक बार देखते हैं। बेटा प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती है ना, मेकर और पेई। ठीक है, मेकर कौन होता है बेटा? जिसने पैसा देना है, जो प्रॉमिस करता है। और पेई वो है जिसको प्रॉमिस किया गया है, यानी जिसने पैसा लेना है। अब सुनो बेटा, मेकर ने प्रॉमिसरी नोट इशू करा पेई को और उससे वादा करा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज पे करूंगा 6 months आफ्टर डेट फॉर वैल्यू रिसीव्ड। चलो अब बताओ मुझे होल्डर कौन है?
होल्डर है बेटा पेई, होल्डर है पेई, है ना। प्रॉमिसरी नोट किसके पास है? पेई के पास। अब बेटा हुआ क्या, ड्यू डेट वाले दिन पेई मेकर के पास गया पैसा मांगने के लिए, मेकर ने पैसा देने से क्या कर दिया? मना। तो बताओ ये प्रॉमिसरी नोट क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। अब गवर्नमेंट आपको क्या कहती है, लॉ आपको क्या कहता है कि जो होल्डर होता है वो जिसको लायबल ठहराना चाहता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डिसऑनर के लिए, वो उसको क्या देगा? नोटिस देगा। यानी हमारे वाले केस में पेई मेकर को क्या देगा? नोटिस ऑफ डिसऑनर। भाई होल्डर नोटिस देगा किसको? जिसको वो लायबल ठहराना चाहता है, मतलब मेकर। तो मेकर इज द पार्टी हु इज लायबल, पार्टी लायबल। तो होल्डर नोटिस देगा उस पार्टी को जिसको वो लायबल ठहराना चाहता है। लेकिन मुझे ना एक लॉजिकल बात बताओ बेटा, पेई मेकर को नोटिस देके करेगा क्या बेटा? बात समझो, पेई मेकर को नोटिस देके करेगा क्या? मेकर की वजह से ही तो डिसऑनर हुआ है, तो मेकर को ही नोटिस देके क्या करेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई ना बेटा, पार्टी डिफॉल्ट किसने कमिट किया? मेकर ने। और बाद में होल्डर उसी मेकर को बताए कि ये बिल क्या हो चुका है, ये प्रॉमिसरी नोट क्या हो चुका है? डिसऑनर। मेक्स नो सेंस। तो बेटा उन्होंने कहा प्रॉमिसरी नोट के केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है मेकर को, मतलब पेई मेकर को नोटिस ऑफ डिसऑनर सर्व नहीं करेगा, क्योंकि मेकर ही तो वो पार्टी है जिसकी वजह से डिसऑनर हुआ है। तो उसी की वजह से तो डिसऑनर हुआ है, उसी को क्या बता रहे हो कि भैया आपका प्रॉमिसरी नोट क्या हो चुका है? डिसऑनर। उसी की वजह से ही तो डिसऑनर हुआ है, तो उसको बताने का क्या फायदा? तो उन्होंने कहा नो नीड टू सर्व नोटिस ऑफ डिसऑनर, नो नीड टू सर्व नोटिस ऑफ डिसऑनर टू मेकर इन केस ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है बेटा, चलो एक बेटा केस आपको जरा बिल्स का भी करा देता हूं। ये देखो बिल्स का केस, सिंपल सा बेटा केस। बिल में भी बेटा दो पार्टी होती हैं, ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है बेटा? जिसने पैसा लेना है। ड्रॉर वो है जिसने पैसा लेना है। और ड्रॉई कौन है? जिससे पैसा लेना है। तो बेटा ड्रॉर ने ड्रॉई के ऊपर ड्रॉ किया एक बीआर, बीआर ड्रॉन। ठीक है, अच्छा ड्रॉई ने बीआर एक्सेप्ट करा, वापस लौटा दिया ड्रॉर को, बीआर एक्सेप्टेड। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ? ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉर पैसा मांगने गया बेटा ड्रॉई के पास। ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉर पैसा मांगने गया ड्रॉई के पास। ठीक है, पैसा मांगने गया ड्रॉई के पास। ड्रॉई ने बेटा पैसा देने से क्या कर दिया? मना। तो ये बीआर क्या हो गया बेटे? डिसऑनर हो गया। ये बीआर आपका डिसऑनर हो गया। बात समझ आई? अब मुझे एक बात जाननी है बस, रूल कहता है जो होल्डर है, हमारे केस में बेटा होल्डर ड्रॉर है, जो होल्डर है वो जिसको लायबल ठहराना चाहता है वो उसको नोटिस देगा। और वो किसको लायबल ठहराना चाहता है? ड्रॉई को, पार्टी लायबल। तो रूल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से होल्डर यानी ड्रॉर ड्रॉई को नोटिस ऑफ डिसऑनर देगा। लेकिन बेटा सोच के देखो ना, नोटिस ऑफ डिसऑनर
देने का बेटा फायदा क्या है? डिसऑनर ड्रॉई की वजह से ही तो हुआ है। तो जिस चीज का पता ड्रॉई को ऑलरेडी है वो चीज दोबारा आप ड्रॉई को बताओ, मेक्स नो सेंस। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर ड्रॉई को देने की जरूरत नहीं है, उसी की वजह से तो डिसऑनर हुआ है। पक्का? हां, कब देना पड़ता है बेटा नोटिस ऑफ डिसऑनर, वो देखना। अच्छा, अब ये देखो बेटा एक और केस बिल्स का। ए बी, तो बेटा ए ने बी के ऊपर बी आर ड्रॉ करा, ठीक है। ए ने बी के ऊपर बी आर ड्रॉ करा, बी ने एक्सेप्ट करा, वापस ए को कर दिया। ए ने एंडोर्स कर दिया सी को, सी ने एंडोर्स किया डी को, डी ने एंडोर्स किया ई को। अब बताओ बिल किसके पास है बेटा? ई के पास। ई कौन है बेटे? होल्डर है। और बी कौन है? ड्रॉई है। बताओ बेटा, समझ आ रहा है? अब ड्यू डेट वाले दिन ई पैसा मांगने गया बी के पास, लेकिन बी ने पैसा देने से क्या कर दिया? मना। तो ये बी आर क्या हो गया? डिसऑनर। लेकिन बेटा प्रूफ भी चाहिए, प्रूफ भी चाहिए डिसऑनर होने का। उसके लिए आप नोटरी पब्लिक के पास जाओगे, वो आपके बिल के ऊपर नोटिंग करेगा और प्रोटेस्टिंग करेगा। तो आपने बिल की करवा ली नोटिंग और प्रोटेस्टिंग। अब सुनो, अब बताओ बेटा होल्डर किस किस को लायबल ठहरा सकता है? ए को लायबल ठहरा सकता है बेटा, सी को लायबल ठहरा सकता है और डी को लायबल ठहरा सकता है। तो बेटा ई को ना नोटिस ए को भी देना पड़ेगा, सी को भी देना पड़ेगा और डी को भी देना पड़ेगा। बेटा जिसको नोटिस नहीं दिया ना वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अगर बाय चांस ई ने सी को नोटिस नहीं दिया तो सी की लायबिलिटी खत्म, ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो इस केस में नोटिस देना जरूरी है। समझ आ रहा है बेटा सबको? अच्छा, फिर देखो बेटे, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। नोटिस मस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए बेटा? कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके सामने प्रेजेंट किया गया था वो क्या हो चुका है, जो ड्रॉई के सामने प्रेजेंट किया गया था वो क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। Effects of default. A party to whom notice of dishonor is not given is discharged from liability on the negotiable instrument. तो अगर E ने C को नोटिस नहीं दिया तो C is discharged from liability. When notice of dishonor is not necessary or excused. हाँ, कौन से केसेस ऐसे हैं जब नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं है? पहला, when notice of dishonor is dispensed with by a party. बेटा अगर ना सी खुद ही कह दे कि तू चिंता मत कर, मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद तेरे को पेमेंट कर दूंगा अगर ये बिल क्या होता है? डिसऑनर। तो अगर एक पार्टी जो लायबल है वो खुद ही मना कर दे कि मुझे नोटिस नहीं चाहिए, I promise to pay you entire amount of rupees 1 lakh irrespective, तू मुझे नोटिस दे या नहीं, तो बेटा उस केस में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। Where drawer of the check has countermanded payment, notice to drawer is not required to be given. बेटा अब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं बेटा। चेक का केस, चेक में क्या होता है बेटा? अभी तक हमने प्रॉमिसरी नोट बिल्स की बात करी ना, अब चेक की बात करते बेटे। ए है, बी है और बेटा बैंक है। बेटा क्या हुआ, ए ने बी को चेक दिया, ड्रॉन ऑन बैंक।
ड्रॉन ऑन बैंक। ठीक है, तो बेटा ए हमारा कौन बन गया बताओ? ड्रॉर। ड्रॉ किसके ऊपर किया? बैंक के ऊपर, तो बैंक बन गया ड्रॉई। और बेटा पैसा अल्टीमेटली किसको मिलना है? बी को, तो बी हमारा बन गया पे। ठीक है, अब बेटा हुआ क्या, बी ने बैंक में चेक जमा करवाया। ध्यान से सुनना बेटा, बी ने बैंक में चेक जमा करवाया, चेक डिपॉजिटेड। लेकिन पता है, लेकिन सुनो बेटा, लेकिन बैंक ने बेटा बी को पता है क्या कहा? बैंक ने बी को कहा कि तुम्हारा ये चेक क्लियर नहीं हो पाएगा। बी ने कहा अरे ये कैसी बात कर रहे हो भैया, 1 लाख रुपए का चेक है, कैसे क्लियर नहीं हो पाएगा? क्या ए के खाते में पैसे नहीं है क्या? बैंक ने कहा पैसा तो है, लेकिन हमारे पास कल ए का फोन आया था और उसने कहा था इस नंबर का चेक क्लियर ना करा जाए और हमें एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रॉर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, बैंक ने बी को कहा कि तुमने जो चेक जमा कराया है वो क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कल हमारे पास ए का फोन आया था और उसने कहा था इस नंबर के चेक को क्लियर ना किया जाए। मतलब ए ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया था स्टॉप पेमेंट का, मतलब पेमेंट रोक दो, इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट नहीं करनी है, पेमेंट को रोक दो। पक्का? तो हमें तो एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रॉर काम करना पड़ेगा, एज पर एपरेंट टेनर हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो ए तो हमें पकड़ लेगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, होल्डर कौन है? होल्डर बी होल्डर है। ठीक है, और बेटा वो किसको अब लायबल ठहराना चाहता है? ए को। ये वो पार्टी है जो लायबल है। ठीक है, तो अपने आप सोचो और मुझे बताओ, क्या बी ए को डिसऑनर का नोटिस देगा क्या? बेटा एक बार बताओ, स्टॉप पेमेंट हुई मतलब ये चेक क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बी ए को डिसऑनर का नोटिस देगा? द आंसर इज नो। जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि डिसऑनर ए की वजह से ही तो हुआ था, ए ने ही तो स्टॉप पेमेंट करवाई थी, ए की वजह से ही तो चेक डिसऑनर हुआ था। तो उसे वो चीज बताने की क्या जरूरत है जो उसे ऑलरेडी पता है? तो ए को तो पता है कि ये चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर, क्योंकि उसी ने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी थी फॉर स्टॉप पेमेंट। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है अगर ड्रॉर ने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी है फॉर स्टॉप पेमेंट। और बेटा स्टॉप पेमेंट को हम नाम देते हैं काउंटर मैंडेट पेमेंट। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, काउंटर मैंडेट पेमेंट मतलब बेटा स्टॉप पेमेंट। ठीक है, फिर अगला, when the party entitled to notice cannot be found even after due search। बेटा अब जिसको हमें नोटिस देना है, बहुत ढूंढने पे वो पार्टी मिल ही नहीं रही है। बेटा अब जब पार्टी ही नहीं मिल रही जिसको नोटिस देना है, तो नोटिस कैसे दें बेटे? where the party bound to give notice is unable to give notice without any fault of his own। मतलब जो पार्टी नोटिस देने के लिए लायबल है यानी होल्डर, वो नोटिस नहीं दे पा रही है ड्यू टू सम अनफॉरसीन कॉन्टिजेंसीज विच इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन लगा हुआ है बेटा, पोस्ट ऑफिस वगैरह सब बंद हैं, तो बताओ नोटिस ऑफ डिसऑनर बेटा कैसे दिया जाए? ठीक है, when the party charged could not suffer damages for want of notice। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस पार्टी को नोटिस दिया जाना है, मतलब पार्टी जो लायबल है, अगर उससे नोटिस ना देने की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो आप नोटिस ना भी दो तो चलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर होल्डर ऐसी पार्टी को नोटिस नहीं देता जिसको नोटिस ना भी मिले तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी पार्टी को नोटिस देके करना क्या है? वेयर द एक्सेप्टर इज ऑल्सो ड्रॉर, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू
ड्रॉर। बेटा वेयर एक्सेप्टर इज ऑल्सो ड्रॉर, ये देखो जरा एग्जाम्पल, एक्सेप्टर और ड्रॉर बेटा एक ही हैं। एक्सेप्टर भी मैं, ड्रॉर भी मैं, मतलब ड्रॉ भी मैंने किया, एक्सेप्ट भी मैंने किया। ये देखो बेटा, ए ने बच्चे एक बिल बनाया, ए ने एक बिल बनाया, ठीक है। ये देखो बेटा बिल कुछ ऐसे बनाया ए ने, और उसने बिल में लिखा आई ऑर्डर myself, I order myself to pay, I order myself to pay rupees 50,000, ठीक है, to be 6 months after date। I order myself to pay rupees 50,000 to be for 6 months after date for value received, और नीचे बेटा उसने कर दिया अपना सिग्नेचर। लो, तो बेटा अगर आपको याद आए ना थोड़ा सा, ये केस बेटा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का केस है, ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का केस है। कैसे बेटा, मुझे एक बार बताओ। आई ऑर्डर मतलब बेटा प्रॉमिस नहीं है, ऑर्डर है, तो ये बिल होगा बेटा। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, ये ऑर्डर है, मतलब ये केस है बिल का, ये बिल का केस है। लेकिन बेटा बिल कौन बनाता है? जिसने पैसा लेना है, जबकि यहां पर बिल, ये इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? ए ने, जिसने पैसा देना है, मतलब ये केस बेटा उस हिसाब से फिर प्रॉमिसरी नोट का है। तो कंफ्यूजन है ना बेटा, एक तरफ तो हमें लगता है ये बिल है, कर चुके हैं बेटा हम ऑलरेडी, एक तरफ तो हमें लगता है ये बिल है क्योंकि ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है। अगर प्रॉमिसरी नोट होता तो प्रॉमिस होता, क्योंकि ऑर्डर है मतलब बिल है। दूसरी बात, प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? जिसने पैसा देना है, और ए ने पैसा देना है, तो कायदे में ये प्रॉमिसरी नोट है उस हिसाब से। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जो होल्डर होता है ना, यानी बी, वो इसे बिल भी ट्रीट कर सकता है और वो इसे प्रॉमिसरी नोट भी ट्रीट कर सकता है। ठीक है, अब सुनो, मेरी बात सुनना बेटा। अब हुआ क्या बेटा, बी ने इसको ट्रीट किया एज अ बिल, बी ने ट्रीट किया इसको एज अ बिल। ठीक है, अब बेटा मेरे को एक बताओ, ये बिल बनाया किसने? ए ने, तो ए ही कौन है? ड्रॉर, और उसी ने पैसा देना है, वो ही क्या है? ड्रॉई, यानी एक्सेप्टर। भाई एक बात बताओ, बनाया किसने? ए ने, तो ए ही ड्रॉर है। ठीक है, और पैसा देना किसने है? उसी ने देना है, तो उसी को बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसे यहां पर लिखना पड़ेगा वर्ड एक्सेप्टेड, और किसको हैंड ओवर करना पड़ेगा? बी को। मतलब बनाने वाला भी ए और एक्सेप्टर भी कौन है? ए। ऐसे केस में बेटा नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। तूने ही बिल बनाया, तूने ही एक्सेप्ट करा, तेरी ही वजह से डिसऑनर हुआ, किसको नोटिस दूं मैं? नोटिस देने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो बेटा होल्डर भी तो यही है, फिर बात समझो ना, होल्डर भी तो यही है भाई। इसी ने बनाया, ठीक है, इसी ने एक्सेप्ट करा, यही होल्ड करेगा। पक्का समझ आया? तो इस केस में भी बेटा नोटिस ऑफ डिसऑनर देने की जरूरत नहीं है। अगला, वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रॉमिसरी नोट विच इज नॉट नेगोशिएबल। तो बेटा अगर प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल नहीं है, मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है, ये देखो बेटा ऊपर किया था हमने ऑलरेडी, यहां पर बेटा प्रॉमिसरी नोट आगे नेगोशिएट नहीं हुआ है, आगे एंडोर्स नहीं हुआ है, आगे ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो
पेई मेकर को डिसऑनर का नोटिस देके करेगा क्या, क्योंकि डिसऑनर करने वाला ही कौन था, मेकर ही था। तो मेकर को वो बात बताने की क्या जरूरत है जो मेकर को ऑलरेडी पता है। फिर when the party entitled to notice knowing the facts promises unconditionally to pay the amount due on instrument। मतलब बेटा जिसे ना नोटिस मिलना चाहिए उसे ऑलरेडी बेटा पता है कि डिसऑनर हो चुका है और वो कह रहा है नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मैं वादा करता हूं कि मैं तेरा पैसा तुझे पे कर दूंगा। बताओ बेटा समझ आया सबको? चलो अगले पे आते हैं बेटा। अगला टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज कैसे होता है? बेस्ट तरीका डिस्चार्ज करने का तो है बेटा पेमेंट करना। आप पेमेंट कर दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड इफ द पार्टी primarily liable on the negotiable instruments make payments in due course in accordance with the provisions of section 10। when payment is made the negotiable instrument must be cancelled or the fact of payment must be recorded on the negotiable instrument। तो मुझे बताओ बेटा वो जो अभी मैंने कहा था, ये देखो ये वाला केस, ये वाला केस देखो बेटा, मुझे बताओ ई बी के पास पैसा मांगने गया, अगर बी ई को पैसा दे देता है बेटा तो बात खत्म हो गई। ये उसी वक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसी वक्त क्या हो जाएगा? डिसऑनर, डिस्चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा ना बेटा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देना या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख देना कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जो पेमेंट मिलनी चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका तो डिस्चार्ज करने का क्या है? पेमेंट करना। दूसरा है कैंसलेशन, कर चुके हैं बेटा, वेयर होल्डर कैंसल्स द नेम ऑफ द पार्टी लायबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद इंटेंट टू डिस्चार्ज हिम, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज। मेरी बात सुनो बेटा, ये देखो इसी वाले केस में बेटा ई बी के पास पैसा मांगने गया, बी ने पैसा देने से कर दिया मना, तो बिल हो गया डिसऑनर। अब वो ए को लायबल ठहरा सकता है, सी को लायबल ठहरा सकता है, डी को लायबल ठहरा सकता है। उसने बेटा ए को कैंसिल कर दिया, उसने कहा मैं ए को लायबल नहीं बनाता, तो बेटा याद रखना सी और डी खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप एक पार्टी की लायबिलिटी को कैंसिल कर देते हो तो बाकी पार्टीज की लायबिलिटी खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी, बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। रिलीज, यही सेम बात है बेटा, ई ने ए को लायबिलिटी से रिलीज कर दिया, बात तो वही हो गई ना, या तो आप कह दो लायबिलिटी कैंसिल कर दी या लायबिलिटी आपने उसको लायबिलिटी से रिलीज कर दिया। तो सी और डी खुद ब खुद लायबिलिटी से रिलीज हो जाते हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है। नेगोशिएशन बैक, बेटा हम नेगोशिएशन बैक का केस ऑलरेडी कर चुके हैं, वेयर पार्टी प्राइमरीली लायबल ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड। बेटा जो पार्टी प्राइमरीली लायबल थी ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये देखो बेटा नेगोशिएशन बैक तो हम कर चुके हैं। ये देखो बेटे ए बी, ध्यान से देखना बेटा, ए ने बी के ऊपर बी आर ड्रॉ करा, आगे एंडोर्स करा सी को, सी ने एंडोर्स करा डी को, डी ने एंडोर्स करा ई को। तो अब सुनो मेरी बात बेटा, बी कौन था? ड्रॉई, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी थी बेटा पैसा देने की, और ई कौन है? होल्डर। बेटा ई ने क्या करा, सुनो, ये बिल आगे बी को ही एंडोर्स कर दिया, आगे बी को ही एंडोर्स कर दिया। तो बेटा एक बात बताओ, सुनो, ई ने ये बिल आगे बेटा किसको एंडोर्स कर दिया? बी को ही एंडोर्स कर दिया, तो बात खत्म हो गई ना। बी को क्या कहा है उन्होंने? ये देखो,
where the party primarily liable on the negotiable instrument becomes the holder of the negotiable instrument, the negotiable instrument is discharged. मतलब बेटा बात सिंपल है, जो पार्टी प्राइमरीली लाइबल थी ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वही उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या बन गई, होल्डर. तो मुझे एक बात बताओ, ये देखो प्राइमरी लाइबिलिटी किस पार्टी की थी, बी की, और वही बताओ इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अब क्या बन गई, होल्डर भी बन गई. तो उसी ने पैसा लेना है, खुद ही को देना है. भाई बी होल्डर है तो उसने पैसा लेना है, और बी ड्रॉई भी है यानी उसने पैसा देना है. तो मैंने ही पैसा लेना है, मुझको ही पैसा मिलना है. तो बेटा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डिस्चार्ज्ड. खत्म हो गई ना लायबिलिटी. ठीक है. ऑपरेशन ऑफ लॉ, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज इफ बिकम्स टाइम बार्ड. बेटा आपने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट कहता है कोई भी डेट रिकवर हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स. तो याद रखना, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पैसा 3 साल में रिकवर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 साल के बाद वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा. क्यों? बिकॉज इट हैज बिकम टाइम बार्ड. तो ये आपका डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फिर बेटा अगला टॉपिक भी सेम है बिल्कुल, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी. बेटा बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं. डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी बिल्कुल सेम पॉइंट्स. बेटा कोई पार्टी कैसे डिस्चार्ज होगी, बेस्ट तरीका तो है पेमेंट. तो अगर बी यानी ड्रॉई, ई यानी होल्डर की पेमेंट कर देता है तो पार्टीज क्या होगी, अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गई. जो बी था वो भी डिस्चार्ज हो गया. ए, सी और डी भी क्या हो गए, डिस्चार्ज. अच्छा, कैंसलेशन. बेटा अगर होल्डर किसी पार्टी का नाम जो लायबल है उसका नाम क्या कर देता है, कैंसल, यानी ई ने ए का नाम कैंसिल कर दिया तो पार्टीज क्या हो गई, डिस्चार्ज. ए भी डिस्चार्ज, सी भी डिस्चार्ज, डी भी डिस्चार्ज. या होल्डर किसी को उसकी लायबिलिटी से क्या कर दे, रिलीज कर दे, छुटकारा दे दे उसे. तो ई ने ए को उसकी लायबिलिटी से मुक्त कर दिया तो बेटा सी और डी भी क्या हो गए, डिस्चार्ज. नेगोशिएशन बैक अभी हमने किया बेटा, बी ही लायबल था पैसा देने के लिए और बी ही क्या बन गया, होल्डर भी बन गया. तो पार्टीज क्या हो गई, डिस्चार्ज. अलाउइंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट. याद रखना बेटा, अगर आप ड्रॉई को टाइम एक्सेप्टेंस के लिए 48 आवर्स से ज्यादा का देते हो तो आपको प्रायर पार्टीज का कंसेंट लेना जरूरी है. अगर आप प्रायर पार्टीज का कंसेंट नहीं लेते हो तो प्रायर पार्टीज बेटा डिस्चार्ज हो जाती हैं. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वही सेम बात है बेटा. अगर ड्रॉई अपनी एक्सेप्टेंस देता है बट कंडीशनल, मतलब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, तो प्रायर पार्टीज का कंसेंट जरूरी है. अगर प्रायर पार्टी अपने कंसेंट नहीं देती है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है बेटा. मटेरियल ऑल्ट्रेशन, अगर बेटा जो पेई है, जो होल्डर है, वो आपके चेक में क्या करता है, कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन करता है, ठीक है, तो और प्रायर पार्टी अपना कंसेंट नहीं देती हैं उस ऑल्ट्रेशन के लिए, तो याद रखना प्रायर पार्टीज बेटा डिस्चार्ज हो जाती हैं. सब पढ़ चुके हैं हम. ऑपरेशन ऑफ लॉ, अ पार्टी इज डिस्चार्ज इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट. अब बताओ बेटा, बी को कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया. बेटा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया मतलब लायबिलिटी खत्म बी की, तो बी अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. ठीक है. और बेटा लास्ट पॉइंट जो अब हमारा आता है आपके एक्ट का, दैट इज मीनिंग ऑफ अ हुंडी. मीनिंग ऑफ अ हुंडी क्या होती है बेटा, बहुत सिंपल बात है, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे. मीनिंग ऑफ हुंडी, बेटा हुंडी जो होता है ना वो एक देसी, जिसे कहते हैं ना देसी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है बेटा. तो हुंडी मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज दैट इज लोकल लैंग्वेज. ठीक है. तो जैसे बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज तो इंग्लिश में होता है ना जनरली, या हिंदी में होता है, लेकिन ये जो हुंडी होती है ना बेटा ये लोकल लैंग्वेज में होती है. जैसे अगर महाराष्ट्र में कोई ट्रेडर दूसरे ट्रेडर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है तो वो मराठी में लिखेगा, और मराठी में है तो बेटा हम उसे हुंडी कहते हैं, देसी बिल ऑफ एक्सचेंज.
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 अप्लाइज टू हुंडी if there is no local usage of trade or custom prevailing in the area in which hundi is drawn। बेटा वैसे याद रखना, क्योंकि हुंडी भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हुंडी पे भी क्या करता है, अप्लाई, अगर हुंडी के ऊपर उस एरिया का कोई लोकल लॉ अप्लाई नहीं करता है। बेटा हो सकता है महाराष्ट्र में हुंडीज का कोई लॉ हो, अगर महाराष्ट्र में हुंडी का कोई लॉ है तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन हां, महाराष्ट्र में अगर हुंडी लॉ नहीं है तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 अप्लाई करेगा हुंडी के ऊपर। ठीक है। काइंड्स ऑफ हुंडी, बेटा एक रीडिंग मार लेना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। नाम जोग हुंडी, हुंडी पेबल टू अ पार्टी नेम्ड इन द हुंडी और टू हिज ऑर्डर। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो बेटा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता था, या तो पैसा पे होगा जिस पर्सन का नाम मेंशन्ड है, या उसके ऑर्डर को, मतलब दिस इज नथिंग बट एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। धनी जोग हुंडी, हुंडी पेबल टू द धनी और द ओनर, दैट इज बेयरर। ये बेटा बेयरर इंस्ट्रूमेंट आ गया, धनी जोग हुंडी। दर्शनी हुंडी, हुंडी पेबल एट साइट। मियादी हुंडी और मुद्दती हुंडी, हुंडी पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। शाह जोग हुंडी, हुंडी पेबल टू अ शाह। बेटा शाह कौन होता है, आप कह सकते हो एक रुतबे वाला पर्सन, जिस बहुत एक रिस्पेक्टेबल पर्सन जो होता है, जिसकी उस एरिया में बहुत ज्यादा इज्जत मान सम्मान होता है, बेटा वो आपका शाह है। जोखमी हुंडी, हुंडी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स शिप्ड ऑन द वेसल एंड इज पेबल ओनली व्हेन गुड्स रीच देयर डेस्टिनेशन सेफली। बेटा एक तरह से ना ये जोखमी हुंडी जो होती है, जोखमी इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जोखिम। जोखिम मतलब रिस्क। तो बेटा जब गुड्स वेसल में भेजे जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, तो बेटा ये जो जोखमी हुंडी ड्रॉ करी जाती है, ये पेबल तभी होती है जब गुड्स सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये एक तरह से बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी का भी काम करते हैं। पेट, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ हुंडी। परपेट, ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ अ हुंडी। खोका, हुंडी विच हैज ऑलरेडी बीन पेड और डिस्चार्ज्ड। तो ये बेटा आपकी सारी लोकल लैंग्वेज वाली हुंडीज हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रीडिंग मार लेना मोर देन इनफ है बेटा। तो बच्चे इसी के साथ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 आपका शुरू होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा एक न्यू एक्ट शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।